जब से कोरोना की महामारी आई, आ जाओ ले आओ। जब से कोरोना की महामारी हमारे देश में इसने दस्तक दिया, हमारे देश में जब से इसने इंटर किया, उसके बाद केंद्र की सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि लॉकडाउन किया जाए और पूरे देश के लोगों ने उनके इस फैसले को मान लिया। अब एक दूसरा लॉकडाउन और केंद्र के सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से फिर कहा गया, लोगों ने उसकी भी पालना की। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ लोग इसकी पालना कर रहे थे, वहीं किसान की फसल पक करके तैयार हो रही थी और किसान की फसल की कटाई के लिए लेबर चाहिए, उसकी कढ़ाई के लिए लेबर चाहिए थी। लेबर जो कि सारी की सारी हमारे यहाँ से पलायन करके चली गई। किसान के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई तो लेबर की है, चाहे वो सरसों की कटाई थी, चाहे चने की है और गेहूं की है। सरकार ने बारी बारी ये बात कही, मुख्यमंत्री ने हमारे साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, उसमें खुल के ये कहा था कि हम एक एक दाना सरसों का और एक एक दाना गेहूं का खरीदेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि अब की बार तो कोई दूसरी स्टेट से भी हमारे यहाँ फसल नहीं आ सकती। पहले पंजाब से, राजस्थान से, आपके उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से इनकी फसलें हमारे यहाँ आकर के मंडियों में बिकती थी, लेकिन अब की बार तो वो दिक्कत भी नहीं है। और आप कह रहे हो कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, तो हमने पूछा कि आपने इंतजाम क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने 2000 मंडियाँ बनाई हैं, हर 3 किलोमीटर के ऊपर एक मंडी बनाने का प्रदेश में काम किया और हमने उन मंडियों में अपने अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई है कि वो परचेज करें। पहले दिन जब सरसों आई, सरसों का इलाका क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है, आपका मेवात है और मेवात के साथ साथ ये जो आपका भिवाड़ी है, फिर फतेहाबाद है, सरसाई जो राजस्थान के साथ लगती है हमारी बेल्ट है, उसमें सारे में। और वहाँ मंडियों में इस किस्म के हालात हो गए। मैंने स्पेशली अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, हल्का के अध्यक्ष और पार्टी के अन्य प्रकोष्ठों के जो जिम्मेवार व्यक्ति थे, उनसे एक जिम्मेवारी लगाई थी कि आप मंडियों में जाना और मंडियों के अंदर जा कर के खड़े होकर के सारी चीज़ को वॉच करना, देखना अच्छी तरह से कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आपने उसके लिए विवाद नहीं खड़ा करना, आपने उसकी वीडियोग्राफी करनी है और वीडियोग्राफी करके मुझे आपने उसको भेजना है लिंक को, ताकि जब दोबारा मुख्यमंत्री के साथ हम बैठें तो उनको बता सकें कि आप एक एक दाना खरीदने की बात करते थे, लोग परेशान हो गए। मुख्यमंत्री ने दोबारा हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करी, ना हमें कोई मैसेज भेजा। आज 10 दिन हो गए सरसों की खरीद और अब गेहूँ की खरीद को शुरू हुई। गेहूँ की खरीद के अंदर सरसों में जहाँ किसान को लूटा इन्होंने, मस्टर्स के नाम के ऊपर, आपको हैरानी होगी, मेरे को टेलीफोन कर दिया, हमारे गांव के 20 लोगों को फ़ोन कर दिया कि आप अपनी सरसों लेकर के आ जाओ, आज आपके सरसों खरीदेंगे। वहाँ जो लिस्ट लगी है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है। आप 20 मील दूर ट्राली लेकर के जाते हैं, ये तो 3 किलोमीटर की बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा झूठ था। कोई 3 किलोमीटर पे नहीं था, कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो 15 किलोमीटर की दूरी पे। आप अपना सारा काम छोड़ करके खेत से, घर से सरसों भर के ट्राली की लेकर के जाते हो, जाते आगे से जो अधिकारी बैठा है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था
इस बात का कोई जिम्मेवार नहीं था कि भी आप सरसों लेकर के आगे मैं ऊपर बात कर लेता हूँ। इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ऊपर डीसी से बात कर ले, या कोई ऊपर डायरेक्टर से बात कर ले, या कोई एससीएस से बात कर ले, या कोई किसी मिनिस्टर से बात कर ले। भी किसान सरसों लेकर के आ गया जी, हम इसका क्या करें। उस किसान को ये कह दिया कि तुम अपनी ट्रालियाँ वापस ले जा। वो भरी भराई ट्राली शाम तक वहाँ खड़ी करके वापस ले गया। आप वीडियो देखे होंगे कि जगह जगह आपके जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने आजकल यूट्यूब के साथ अपने चैनल जोड़ रखे हैं, उन सब ने भी उसको सारे को दिखाया। मैंने इसके लिए कोशिश करी अधिकारियों से बात करने की, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करी कि सारे सिस्टम को ठीक नहीं करोगे तो आज इस महामारी की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं, और किसान अपनी खेत की फसल को अपने घर में कहाँ रख सकता है। जिस पे 5 एकड़ ज़मीन है उस पर तो रहने लायक घर भी नहीं है, उसके पास कहाँ गोडाउन होगा, वो कहाँ रखेगा उस सरसों को, अपने को कहाँ रखेगा अपनी गेहूँ को। गेहूँ तो इतनी का आप घर में रखते हो जितनी आपको 1 साल चल सके, इससे ज़्यादा गेहूँ तो आप रख ही नहीं सकते। तो स्टोरेज बंद है। हाँ, सारा कुछ बंद है। लेकिन जब गेहूँ की खरीद शुरू हुई तो उसमें इन्होंने एक और ऑर्डर पास कर दिया। ये कर दिया कि सारी ऑनलाइन खरीदी जाएगी, सारी पेमेंट जो है उसके लिए 7 बैंक इन्होंने अलग अलग बताए। हैरानी की बात है, यस बैंक भी उसमें एक है, जिस बैंक पे कल ब्लैक लिस्टेड की सूची में जो आ गया था। हर जमींदार, हर आदमी, जमींदार क्यों, इंडस्ट्रिस्ट भी है, आप हो, मैं हूँ, हर आदमी इस बात से डरता है कि ऐसे बैंक में मेरा पैसा नहीं जाए जो बैंक कल को दिवालिया हो। हाँ, और उनमें वो 7 बैंक उन्होंने वो रखे हैं प्राइवेट, जबकि स्टेट बैंक की शाखाएं तकरीबन गांव में है। एक गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में जरूर आपको मिल जाएगी। नंबर 2, कोई भी किसान जो है वो अपनी पेमेंट लेने के लिए किसी बैंक में जाके अकाउंट क्यों खुलवाए। आज तक कभी ने अकाउंट नहीं खुलवाया था। उसका अकाउंट तो जो था वो आड़ती के पास होता था, आड़ती के माध्यम से उसको पैसा मिलता था, और आड़ती उसको एडवांस पैसा देता था हमेशा कि तू अगली फसल के लिए बीज खरीद ले, खाद खरीद ले, तू उसके लिए डीजल खरीद ले, तू उसके लिए कोई कीड़े मार दवाइयाँ ले ले। ये सब जरूरत की चीज़ें पहले से ही आड़ती उसको मुहैया कराने का काम करता था। ये जो 7 बैंक इन्होंने रखे हैं, ये भी ये मान के चलो कि इसमें भी कहीं गड़बड़ है। बिना गड़बड़ के इस तरह के बैंकों को इस तरह के बैंकों को नहीं रखा जा सकता। अब ICICI बैंक रख दिया, HDFC बैंक रख दिया, यस बैंक रख दिया, कौन से गांव में शाखा है इसकी? आपको 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। मंडी आपने 3 किलोमीटर पे रखी है और बैंक आपने वो रखा है। मैं वहाँ जा कर के अपना अकाउंट खुलाऊँ। एक घर में 4 मेंबर है, चारों ने अपने अलग अलग गेहूँ बेची है ले जा करके, क्या वो चारों अपने अलग अलग खाते खुलाने का काम करेंगे? 4 भाइयों की आड़त एक दुकान पे होती है, सारा पैसा एक जगह से उन चारों भाइयों को मिलता है। सरकार ने इन सब चीज़ों को आज के समय में, इस महामारी में, आज जहाँ हर आदमी पैनिक है, डरा हुआ है, पूरी दुनिया में एक भय का माहौल पैदा हुआ है, उस वक़्त के अंदर भी एक इस किस्म का पॉलिसी लेकर के आगे जिससे आम आदमी परेशान हो गया। आड़ती स्ट्राइक पे चला गया, किसान आड़ती के साथ खड़ा हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत आज अगर आई है तो उस लेबर क्लास को, धानक समाज के लोगों को आ गई, जो मंडी में बैठ करके बोरियां भरने का काम करता था, जो झाड़ लगाने का काम करता था, जो तुलाई और ढुलाई का काम करता था, आज उसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए, वो भूख मर रहा है बेचारा। आज उसका कोई वाली वारिश नहीं है। मैंने इसलिए मंडियों के कार्यक्रम बनाए थे कि मुझे मंडियों से टेलीफोन आए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और मैं जाकर के मंडियों में लोगों से मिल कर के, आड़ती मिले, किसान मिले, मजदूर मिले, सब ने अपनी अपनी बात रखी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बात को चीफ मिनिस्टर के आगे रखूँगा, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन मैंने कल एक चीज़ महसूस करी साथ साथ, ये महामारी जो है इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेष रूप से इसकी जानकारी ज़्यादा रखते हैं, उन्होंने सब ने ये बात कही है कि हर हालत के अंदर एक सोशल डिस्टेंस जरूरी है। अगर सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये महामारी बढ़ सकती है। और आज की तारीख में क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी स्टेटों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई कंबाइन लेकर के आ रहा है, कोई लेकर छोटी मोटी लेबर आ रही है,
अगर उनमें किसी में इस किस्म की कोई लक्षण है और वो मंडी में खड़ा है और मैं अगर मंडी में जा रहा हूँ, मेरे जाने से वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, मैं हालांकि जाते सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले सोशल डिस्टेंस बनाओगे तब मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन कल मैंने ये बात महसूस करी कि बहुत सारी मंडियों में हजारों की संख्या में भी लोग आ गए थे। इसलिए मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मुझे लोगों को जहाँ सबसे ज़्यादा ये बात बतानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंस ही इस बीमारी का अंत है, हम इस पर जीत तभी हासिल कर पा सकते हैं। इसलिए मेरे बहुत सारे साथियों के रात को जब उन्होंने वीडियोस देखी या जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, उनके टेलीफोन आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें सोशल डिस्टेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिस काम में आप और हम लगे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा प्रदेश के कोई व्यापारी पे अत्याचार करे, कोई किसान को आज कमज़ोर करने की कोशिश करे, कोई मजदूर को भूखा मरने पर मजबूर करे, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनकी मदद के लिए जा कर के खड़े हों। मैं उनके साथ बड़े तय दिल से हूँ और मैं इस हक में भी हूँ कि सोशल डिस्टेंस बना रहे और इस कोरोना जैसी लड़ाई से जीतने का काम किया जाए। मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात के ऊपर फिर से विचार करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर उन्होंने विचार इस बात पे नहीं किया तो कल को किसान भी सड़कों पे मिलेगा आपको, और कल को व्यापारी भी, आज जिसने अपनी दुकान का शटर डाउन के ताला लगा दिया, वो भी कल सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री को अपने फैसलों पे पुनर्विचार हर हालत में करना चाहिए। मैं उनको इसके लिए 1 हफ्ते का समय देता हूँ कि या तो वो इसके ऊपर पुनर्विचार करें, नहीं विचार करेंगे तो फिर जो लोग वो फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। हम इस महामारी से जहाँ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ये सरकार कमेरे को, उस आड़ती को, जो उसका एक तरह से जो ATM है उसको जो मारने की कोशिश कर रही है, हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त करने लायक बात भी नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पर विचार करें और इस फैसले को वापस ले, पुरानी पद्धति में फिर से फसल को खरीदने का काम करें। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के हर किसान से, हरियाणा के उस लेबर क्लास के हर व्यक्ति से जो मंडी में काम करता है और आड़ती से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हर मंडी में आना था, हर मंडी में आकर के आप लोगों से मिलना था, लेकिन मेरी एक बड़ी मजबूरी है कि मुझे सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में आने की बजाय आज प्रेस के माध्यम से उनको ये मैसेज दे रहा हूँ दोबारा से कि कोरोना की महामारी से जब हम निपट लेंगे, आप मुझे जहाँ कहोगे मैं वहीं आपके साथ खड़ा होकर के इस सरकार को मजबूर करने का काम करूँगा। और मैं सरकार को आज भी कहता हूँ कि इस तरह के गलत फैसलों पे विचार जरूर करना चाहिए। आज के समय में ज़रूरत के मुताबिक अगर कहीं आपने कोई गलत फैसला कर लिया तो उसको बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इस पर विचार करेगी और हर नागरिक जो है हमारा, खेती करने वाला, मंडी में बैठा आड़ती, आपस में मेल बना करके जहाँ कोरोना को हराने का, की फरमान को भी ख़त्म करवाने में अपनी इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा। मैं किसानों से विशेष रूप से अपील करूंगा कि आप चाहते हो कि आपके ऊपर इस तरह के ज़बरदस्ती ना थोपी जाए कोई चीज़, तो फिर गेहूं को अपने घर से बाहर निकालने के बजाय घर के अंदर जमा करने का काम करो, ताकि सरकार को मजबूर होकर के आपके आगे झुकना पड़े, अपना फैसला बदलना पड़े, ताकि आपका और आड़ती का रिश्ता नए सिरे से और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा विश्वसनीय हो जाए। इसके लिए दोनों को मिलकर के अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरी पार्टी, मेरा हर साथी किसान और व्यापारी के साथ है। होता है कि जैसा भी आपने कहा कि भाई सरकार ने गलत फैसला लिया है, कहीं आप ये नहीं मानते कि सरकार इस सोशल डिस्टेंसिंग जो लागू की गई है कोरोना महामारी को लेके, उस किसान को मजबूर तो नहीं करती, वरना
किसान सड़क पे आ जाता है, सरकार को मजबूर कर देता है। 5 वर्ष तक लगातार इस बीजेपी की सरकार ने धान का एक बहुत बड़ा घोटाला किया और उसके लिए मुख्यमंत्री ने हमें हाउस के अंदर कमेटियां बनाई, आश्वासन दिए, लेकिन अपनी बात से मुँह करता रहा। आज की तारीख में भी किसान की जिस तरह धान में लूट की गई थी, उस तरह से अब ये गेहूं में लूट करने की साजिश है। मतलब इस कोरोना की हाँ, को मजबूरी बना दी है। इस कोरोना की आड़ में यानी किसान को मारना चाहते हैं। सरकार की मंशा कहीं ना कहीं खराब लग रही है आपको? नहीं, खराब नहीं लग रही, खराब तो है ही। आप मुझे एक चीज बताओ, सरकार कहाँ पर है? अगर सरकार होती तो आज कोरोना जैसी महामारी में मंडियों के कोई तारे थोड़े लगते। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ शटर डाउन भी हो गए। शटर डाउन हो जाएगा, कहाँ जाकर के किसान अपनी फसल बेचेगा? किसको देगा? सीधा सरकार को नहीं देगा, सीधा सरकार को अपनी फसल दे दे। आज हालत ऐसी है कि मेरे खेत के अंदर अगर 100 क्विंटल गेहूँ है तो मुझे कहते हैं 40 क्विंटल ले, मैं 60 क्विंटल कहाँ लेकर के जाऊँगा? मैं अगर आड़ती पे जाऊँगा तो मेरी 100 की 100 क्विंटल बिकेगी और 100 की 100 बेचने के बाद मुझे जब भी कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं अपने आड़ती से जाकर के मांग सकता हूँ, ले सकता हूँ। अगर मैं सरकार से पैसे लूँगा तो सरकार सबसे पहले तो आज की तारीख में जो कोई कर्जा ले रखा है, जो उसका ब्याज है वो माफ़ करना चाहिए और उसको जो कर्जा लिया है उस कर्जे को सरकार आज की तारीख में किसान का गेहूं लेकर के उस गेहूं का जो पैसा है उसमें से काटना चाहते हैं। मतलब दूसरा, सरकार ने एक और लूट मचाई, जबरी वसूली तो वो भी करेंगे और दूसरा एक और करना चाहते हैं कि किसान की गेहूं जब सरकार खरीदेगी तो उसके अंदर 10% कटौती करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 10% जो है आज इस महामारी के लिए किसान दे। अगर किसान से गेहूं लेना है, अगर व्यापारी और किसान से पैसा लेना है, अगर इस महामारी में सरकार के हाथ खड़े हो गए, ये कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो व्यापारी को बुला करके, किसान को बुला करके बात करनी चाहिए। जो अन्नदाता है वो भी दान देगा और जो दानदाता है वो भी दे देगा। इस महामारी से लड़ा भी जा सकेगा, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री के जिस किस्म से बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है अब तक भी ये समझ नहीं सके कि किससे इस महामारी के लिए बात करनी चाहिए, किससे पैसा लेना चाहिए, कौन इसके लिए पैसा दे सकता है। कहते हैं स्कूल के बच्चों से 5-5 रुपए देंगे, जो उनके साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो पार्टी उनकी, उनसे कोई पूछने वाला हो कि आप चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते हो। चौधरी देवीलाल ने तो गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए इसके लिए 1 रुपया सबसे पहले गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर किसी ने सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया जिस लालच में बच्चा पढ़ ना जाए, तो चौधरी देवीलाल ने 1 रुपया स्कूल में जाने वाले बच्चे को हर रोज़ गरीब को दिया कि गरीब का बच्चा भी एजुकेशन ले, गरीब का बच्चा भी कल को कोई अफसर बने, गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सके। ये उन बच्चों से जो आज स्कूल नहीं जा रहे, जो स्कूल बंद पड़े हैं, जहाँ उन बच्चों की फीस माफ़ करनी चाहिए सरकार को, उनकी फीस माफ़ करने के बजाय कहते हैं कि हम उन बच्चों से, स्कूल के बच्चों से 5-5 रुपए लेंगे। कि कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। शराब सरकार कर रही है कि हम शराब के ठेके खोल करके राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं। उनसे पूछने वाला हो, कोई इंडिया की एक स्टेट, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, किसी एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने अब तक ये बात नहीं कही कहीं पे कि जी हमारे पास ये महामारी से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए हमें स्कूल के बच्चों से पैसा लेना होगा, शराब के ठेके खोलने होंगे। ये हमारा पहला मुख्यमंत्री है जिस हरियाणा से लोग सीखते थे। आज वो लोग इस हरियाणा की सरकार पे हंसते हैं कि मुख्यमंत्री आज जो है इस वक्त के अंदर जहाँ भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, वहीं किसान को, व्यापारी को, गरीब आदमी को कमजोर करने में लगा। सर आपने जैसा भी कहा कि सरकार 10%, आप तो ये क्या कह सकते हैं कि तो गर्दन दबा के दान दे दे। हाँ, जबरदस्ती है, इससे बड़ी जबरदस्ती और क्या होगी। दान कोई किसी से जबरदस्ती नहीं दिया जाता, दान देने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारे वक्त में भी इस तरह की महामारी तो नहीं आई, लेकिन ये मान के चलो कि 2-3 ऐसे वक्त आए थे जिसमें एक बार तो आपको याद होगा 26 जनवरी का दिन था और गुजरात के अंदर भूकंप आया था
और गुजरात के बहुत सारे शहर जो तबाह हो गए थे। हमारी गवर्नमेंट थी, पिटाला साहब ने मेरी और स्पीकर की ड्यूटी लगाई कि तुम दोनों जाओ। हम दोनों वहाँ पे गए। वहाँ का जो स्पीकर था, उस स्पीकर के एरिया में, भुज के इलाके के अंदर, उस भूकंप की वजह से बहुत से लोग बेघर हो गए थे। हमने 36 गांव अडॉप्ट किए थे वहाँ पे, और 36 के 36 गाँव को नए स्कूल बना करके दिए, घर बना करके दिए। उस वक्त लोगों ने पता नहीं कितना पैसा हमारे रिलीफ फंड के अंदर दिया था। हमने भी तो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी है। आपको ध्यान होगा, पाकिस्तान में एक बार जल जलाया था, पाकिस्तान में इस तरह से हालात बने थे। हमारे हरियाणा के लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी के लोगों ने यहाँ से 20 ट्रक कंबल के और दवाइयों के भेजने का काम किया था। जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह की एक बारी आपका ये भूकंप आया था, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से अजय सिंह हमारे साथ थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। वो यहाँ से कंबल लेकर के गए, वो यहाँ से दवाइयाँ लेकर के गए, यहाँ से डॉक्टर लेकर के गए। ये सब चीज़ें मान के चलो कि वक्त बेवक्त इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए किसी का क्या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो क्या मानेंगे सरकार का मानसिक दिवालियापन झलकता है इस पूरा, जो जिस तरह का आपने पूरी ये इसको नैरेटिव, आप इसको मानसिक दिवालियापन कह लो, आप इसको कमजोर कह लो, आप ये कह लो कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको जरूर हो रहा होगा किसी बात। कल सरकार ने फैसला लिया है, कोई भी आड़त का अस्थायी टेम्परेरी लाइसेंस ले सकता है इस खरीद के दौरान। क्या आड़ती और किसान का संबंध बिल्कुल खत्म करना सर? आप मुझे एक चीज बताओ, वो एक तरफ तो कहते हैं कि कोई भी 3600 रुपया जमा कराओ, लाइसेंस ले लो। एक तरफ जिनको लाइसेंस दे रखे हैं उनको उजाड़ने का सोचे, तो जिनको दे देंगे उनके साथ तो और ज्यादा बुरी करेंगे। लेगा कौन? किसानों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मगर जेजेपी चुप है इस पूरे मामले में, क्या कहना है? किसकी बात करते हो आप? जिन लोगों ने लोगों के साथ झूठ बोल करके, चौधरी देवीलाल की बात कह करके, चौधरी देवीलाल की जो बात करने वाले लोग थे, चौधरी देवीलाल तो किसान के साथ अगर कहीं भी हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई किसान की अनदेखी करता था, चौधरी देवीलाल लठ लेकर के वहाँ पहुँच जाता था और तब तक वहाँ खड़ा रहता था जब तक उन किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता था। ये तो चौधरी देवीलाल के नाखून भी नहीं है। आप किसकी बात करते हो? मेरी समझ से बाहर है। जो आदमी मंडियों में जा कर के ये कहे कि हम राजस्थान से लेबर ले आएंगे, मान के चलो अगर चौधरी देवीलाल का उनकी रगों में खून होता है, ये बात उनके मुँह से नहीं निकलती, फिर तो आज इस्तीफा फेंक के सरकार के मुंह पे मार के किसान के साथ खड़े हो जाते हैं। अवय सिंह जी, आपके हिसाब से बेस्ट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए इस पूरे फसल की खरीद? सबसे बढ़िया तरीका था जो हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था इसके लिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से खुल करके ये बताया था और कहा था कि व्यापारी जो है आप उसकी जिम्मेवारी लगा दो कि वो सरसों खरीदेगा और सरकार उसको पैसा देगी, उसके माध्यम से पैसा किसान के पास जाएगा। तो एक भी बोरी जो है मंडी में नहीं आती, वो घर में ही रखवा देती है। हाँ, एक भी किसान की तरफ से कंप्लेंट नहीं आती कि मेरी सरसों नहीं खरीदी गई। वो व्यापारी ने क्या करना था, आपके जींद के आड़तियों पे ले लो, आप जितने भी आड़ती हैं जींद की मंडी के साथ लगते हुए गांव हैं, उन सब के एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं और सब एक दूसरे की आड़त की दुकान पे लाके फसल बेचते हैं। क्या केवल गेहूं ही अकेली किसान के खेत में पैदा होती है जो सरकार कहती है मैं खरीदूंगी? या तो सरकार सारी फसलें खरीदने का फैसला ले। सरकार जो गेहूं खरीदती है, सरसों खरीदती है, बाजरा खरीदती है और कॉटन नहीं खरीदती। कॉटन भी सीसीआई खरीदने का काम करती है। बाकी जो उसकी फसलें हैं वो मंडी में जाकर के उसी के माध्यम से बेचता है। गुआर बेचता है, उसके माध्यम से कोई मूंग बेचता है, सूरजमुखी बेचता है, वो सारा उसी के माध्यम से बेच रहे हैं। मतलब पैर में ही बिक जाती है फसल। हाँ, तो आप ये देखो ना कि किस तरह से उसको अगर उसके जुम्मे लगा देते ये काम, तो 100% उसने टेलीफोन के ऊपर ही अपने जमींदार से वही खरीद लेनी थी और वही भरवा करके रख लेनी थी और वहीं से उसी के जुम्मे लगाता कि तू अपनी ट्रैक्टर ट्राली में इसको लदा और ला करके इस गोदाम में तुलवा करके जमा कर दे, उसको पैसा मिल जाता। मतलब आपका ये कहना है कि अगर जैसे आप कह रहे हो आड़तियों पेशियों बजाय आड़तियों को तंग करने के, अगर आड़तियों को विश्वास में लेकर चलते तो ना मंडी में भीड़ लगती ना जरूरत पड़ती। हमारे कोई आज का ये सिस्टम नहीं है।
हमारे पहली मंडियां जब बनी थी वो 67 में बनी थी। पंजाब के अंदर हमारे से पहले मंडियां थी। हमारे मंडीकरण बोर्ड 67 में बन गया था। जब बोर्ड बन गया और बोर्ड ने दुकानें काट दी, एक एक दुकान की कीमत मंडी में 5-5 करोड़ रुपए है। और अगर आड़तियों के पास काम नहीं होगा तो दुकान मिट्टी होगी कि नहीं होगी। और ये एक्ट बना हुआ है कि उस मंडी के अंदर जो दुकान है उसमें स्वयं आड़त के आप दूसरा काम नहीं कर सकते। दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर काम ही नहीं कर सकोगे कोई आप तो सड़क पे आ गए, आपके बच्चे तो भूख मरेंगे कल। भाई साहब, अब पंचायतों के माध्यम से सरकार ने जो घोषणा की बात करी है, चिट्ठी भी जारी करी है पंचायत में खाते को, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये कहना आसान है कि हम सरपंच के माध्यम से खरीद लेंगे। सरपंच गांव के अंदर 2 धड़ों में बटा हुआ है, कैसे खरीद लोगे आप? सरपंच पिटन में लोग तैयार बैठे। नहीं, मैं बताऊं भी सरपंच तो 2 धड़ों में बटा हुआ है ऑटोमेटिक। जो सरपंच गांव के अंदर चुनाव लड़ करके बनते हैं, कई दफा ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपस में मरने मारने को भी आ जाते हैं। तो फिर वहां कैसे खरीद हो जाएगी? क्या तरीका है इसका? सरपंच, मान लो मैं सरपंच हूँ मेरे गांव का, और मेरा जो अपोजिट ग्रुप है, मैं कहूँगा इसकी कणक तो बर्बादी कर दे, इसकी तो खरीद नहीं है। नहीं, फिर क्या करोगे आप? तो विवाद करना पड़ेगा। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके अच्छे बुरे को जरूर ध्यान में रखना होगा। अच्छा, एक और है क्या, आपने भी कहा ना भाई यस बैंक जैसे ब्लैक लिस्टेड बैंकों में खाते खुले, क्या इसके पीछे कोई कमीशन का खेल है? कमीशन का 100% प्राइवेट बैंकों को देने की जरूरत ही नहीं। आप खाता ही खुलवाना है, कोऑपरेटिव में खुलवाओ, आपके जो नेशनल बैंक हैं आप उनमें खुलवाओ, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे आपका PNB का बैंक है, जिनकी शाखाएं आपके गांव तक है, आप उनमें खाते खुलवाते तो अच्छी बात थी। सातों के सातों बैंक प्राइवेट ले लिए, एक भी सरकारी बैंक नहीं है, तो इसका मतलब वहां भी कोई ना कोई कमीशन खोरी हुई है। ये लोग तो पैसा लूटने में लगे हुए हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी इनकी सोच एक है, थोड़ा सा ध्यान से जाकर के इस चीज की पड़ताल करने की जरूरत है। मेरे पास तो सारी चीज रिकॉर्ड में है। जो मंडियों के टेंडर हुए हैं, लदाई और ढुलाई के जो हैं, तुलाई के जो हैं, उसमें 40% अबाउ टेंडर हुए हैं, और एक एक जिले में एक एक आदमी को टेंडर दिए हुए। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखने वाली है कि कुछ ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनको भी दे दिए, 40% अबाउ दिए। अगर कहीं किसी ने 22 टेंडर अलग अलग कॉल किसी ने भर रखे हैं तो 21 के रिजेक्ट करके एक आदमी को दे दिए। ये चीज़ें तो समय पे सारी की सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने अपने आप आ जाएगी। आप भी अपनी मंडी में पता कर लो, यहाँ पे भी इस तरह की गड़बड़ी तो मतलब लूट तो आप ये देखो ना, इस समय में आपको मदद करनी चाहिए। अरे ये सरकार लूटने में लगी, इससे ज्यादा बड़ा और तो वैसा विधानसभा धोखाधिकार है। जब विधानसभा सेशन में जाएगी तब आप उठाएंगे इस मुद्दे को? आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगा? तो किसानों की उम्मीद आपसे ही है नहीं, आपको लगता है कि मैं कहीं चुपचाप बैठ करके सारी बात सुन लूंगा, सहन कर लूंगा? आप ही हो। किसान के लिए इस तरह से फील्ड में आके काम करने वाले आप ही, तो फिर मेरा बहुत मन था इस वक्त में कि मैं गांव इस बात के लिए जागृत करूं, मैं हर मंडी में जाकर के व्यापारी से मिलकर के बात करूं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी मजबूरी है तो आप कहीं करेंगे वही ये लोकल जो सोशल डिस्टेंस है। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या लिखेगा, कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं इस बात से भी नहीं डरता। लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है कि जो डॉक्टरों की राय है, जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं, मुझे उस चीज़ को ध्यान में 100% रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंस बने। इसके लिए मैं आज की तारीख में उन लोगों से मिल नहीं सकता, एक मेरी मजबूरी है। लेकिन आप जैसे साथियों के माध्यम से मैं बार बार उनसे कहूँगा, फोन पे भी कांटेक्ट करेंगे आप? करूँगा, मैं बार बार उनसे कहूँगा कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनसे रोज़ बात करूँगा, रोज़ उनसे कहूँगा कि भाई आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर इस सरकार के इस गलत फैसले का विरोध करो। जिन मंडी जाएंगे क्या? ना, नहीं जाऊँगा। अब मैं किसी भी मंडी में नहीं जाऊँगा। जितनी मंडियों में अब तक जा चुका हूँ, मैं जाया, मैंने कल देखा कि बहुत सारी जगह पे लोकल जो सोशल डिस्टेंस की बात आती है उसको लोग फॉलो नहीं करते। मैं नहीं चाहता
कि कहीं कोई छोटी मोटी बात मेरी वजह से। अब नई दिक्कत ये है ना, जैसे कल ये लुधियाना प्रत्येक सेंटर है, बम्बेवा के 2 किसान अपने गेहूँ लेके आ गए, उनके तो SMS गए हुए नहीं थे, जिनके SMS गए थे वो लेके नहीं आए, वो कहते मेरी ले लो, नहीं, तो नंबर ये आप एक चीज देखो ना, SMS उस किसान को करते हैं जिसकी गेहूं निकली नहीं अब तक, जी हाँ, अभी तक खेत में खड़ी है, वही दिक्कत आई। उसको तो कहते हैं तू गेहूं लिया, और जिसकी आ गई जिसकी निकल गई उसको कहते हैं तू 4 दिन ठहरे, तेरा नंबर नहीं आ रहा। जो लेके आ गया बोले तेरे नवी खरीदेंगे। कल तो भाई साहब यहाँ FCI थी जो एजेंसी थी, उसने हाथ खड़े कर देने हम नहीं खरीदेंगे, हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है ट्रैक्टर खरीदने का। आप मुझे ये बताओ, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि उन एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आपके पत्रकार साथी कह रहे हैं कि सरपंचों से खरीदेंगे, तो सरपंच का काम कोई गेहूं खरीद करके देना है क्या? रोडवेज और मास्टर भी, वो टिकट काटनी रोडवेज के कर्मचारी नहीं, ऐसी पहली बार हुआ वैसे ऐसा। मुझे लगता है कि कोई और ऐसा फरमान ना जारी कर दे सरकार जिससे पत्रकार साथियों को भी जाकर के खरीदनी पड़े। आप किसानों की पीड़ा को लेकर मंडी में आए, लेकिन मजबूरी बस आप मंडिया में नहीं जा पाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के मजबूरी बस नहीं, मेरी एक जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूँ। मैं कल मंडियों में जा कर के आया हूँ, मैंने कल 14 मंडी की थी, उन मंडियों में मैंने देखा था उचाणा की, नरवाणा की, पीलू खेड़ा की, आपकी यहाँ की सफ़ीदों की, उन मंडियों में हजारों लोग थे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंस बने, ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेवारी है। इसी में सप्लीमेंट्री है सर कि आप तो बीच में आ गए, लेकिन आप विपक्षी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, उसकी भूमिका क्या मानते हो संकट काल में? विपक्ष कहाँ है? अगर विपक्ष कहीं होता है तो फिर सरकार इस तरह के निर्णय नहीं ले सकती थी। फिर सरकार को 100% डर रहता है कि हम क्या निर्णय करने जा रहे हैं। कांग्रेस तो आज भी बटी हुई है। कांग्रेस सुरजेवाला कहीं अपनी डफली बजा रहा है, हुड्डा अपनी बात कर रहा है, शैलजा अपनी बात कह रही है। कहाँ है मुझे बताओ तो सही। मतलब कांग्रेस किसानों के लिए लड़ने की बजाय आपस में लड़ रही है फिलहाल। बस कहाँ किसानों की कौन बात करता है? आपने कांग्रेस में किसी को किसान की बात करते देखा है? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा मतलब किसान की बात आप लोग ही करते थे। मुझे याद है छोटा सा सीएम जब वो बारिश हुई काले गेहूं थे, तो डीसी कहना जी काले कहना क्या सरकार में काले कीड़े खा लेंगे, किसान मर जाएगा, इसकी तो खरीद होगी। मुझे चीफ मिनिस्टर कहने लगा, बोले अभय जी ये सब कैसे खरीदी जाए, क्या हो? मैं बोला तू तेरे वाली जगह मुझे एक दिन बिठा, आपका ना खरीदेगा।